नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक लघु कथा लेके आई हूँ जिसे उषा गुप्ता जी ने लिखा है, जिसका शीर्षक है सीढ़ी। मनन कर लो ना बेटा, 2 घंटे हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए। वापस घर पर भी तो चलना है, मुझे घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। बेटे की मिन्नतें करते हुए एक माँ का स्वर जब कानों से टकराया तो मैं उधर मुंह घुमाए बिना न रह सकी। आंखें चार हुई तो जैसे उस महिला को सहारा ही मिल गया। देखिए ना, रोज ये मेरा ऐसे ही वक्त बर्बाद करता है। इतनी दूर ऑटो करके आती हूँ जाती हूँ, इसके पापा के पास तो टाइम है नहीं। अभी जाकर खाना भी बनाना है, थक कर चूर हो जाती हूँ, पर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो, ये भैया भी तो कर रहा है शांति से एक्सरसाइज। महिला का इशारा मेरे इंजीनियरिंग कर रहे बेटे अपूर्व की ओर था। मेरी हंसी छूट गई। दोनों की उम्र का फासला भी तो देखिए। कितने साल के हो बेटा तुम? मैंने पूछा। 9 साल का, बच्चे ने जवाब दिया। तुम तो बहुत ब्रेव हो, अभी सारी एक्सरसाइज कर लोगे। मैंने बच्चे के साथ साथ माँ का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कहा, पर माँ का तो दर्द ही फूट पड़ा। एक ही बच्चा है और वो भी ऐसा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बच्चा तो अच्छा भला दिख रहा था, लेकिन इसके घुटने नहीं मुड़ते हैं। शुरू में तो हमें पता ही नहीं चला, जब पता चला तो डॉक्टरों के चक्कर लगाने शुरू हो गए। 2 साल तक तो सिर्फ दवाइयाँ ही देते रहे, पर बात सर्जरी से ही बनी। 1.5 लाख खर्च हो गए हैं ऑपरेशन में। 4.5 महीनों से यहाँ फिजियोथेरेपी के लिए आ रही हूँ। अब 90 डिग्री तक घुटना मुड़ने लगा है। पूरा ठीक होने में अभी 4.5 महीने और लगेंगे। देखिए, पूरे 22 टाँके आए हैं घुटने में। महिला ने बच्चे की कैपरी ऊपर करके बताया तो टाँकों से भरा लगभग आधा पाँव देखकर मेरे शरीर में झुरझुरी सी छूट गई। मैंने सिहर कर आंखें बंद कर ली। स्कूल जाता होगा, मैंने सामान्य होने की कोशिश की। अभी 2 महीने पहले से ही जाना शुरू किया है, वरना बीच में तो एक लंबा ब्रेक हो गया था। मैं घर पर ही इसे पढ़ाती थी। डबल MA BEd हूँ। पहले टीचर थी, पर अब इसके पीछे नौकरी छोड़ दी है। जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएगा कुछ नहीं करूँगी। अब तो सुबह से रात तक इसके आगे पीछे ही घूमती रहती हूँ। मनन करो ना बेटा, मुझे घर जाकर खाना भी तो बनाना है। बहुत चिड़चिड़ा हो गया है बीमारी की वजह से। मुझे लगा मनन से ज़्यादा तो वे चिड़चिड़ा रही थी। अब मेरा ध्यान मनन की माँ से ज़्यादा मनन के मनोभावों पर था। छोटा सा बच्चा उम्र से पहले ही परिपक्व हो गया लगता था। गंभीर अपराध बोध से घिरे उसके चेहरे ने मुझे अतीत में धकेलना आरंभ कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मेरा अपना बेटा अपूर्व ही मेरे सामने बैठा हुआ है, वैसा ही गंभीर अपराध बोध से भरा हुआ चेहरा। अपूर्व तब कोटा में रहकर IIT की कोचिंग कर रहा था। बच्चे को खाने पीने का अभाव न हो, अकेलापन महसूस न हो, यह सोचकर मैंने और उसके पापा ने यह निश्चय किया कि मैं अपूर्व के साथ कोटा में रहूंगी। वहाँ मेरे जैसी कई माएँ थीं जो बच्चों के कैरियर की खातिर अपना शहर, अपना घर परिवार छोड़कर बच्चों के संग रह रही थी। शीघ्र ही मेरी दोस्ती काफ़ी लोगों से हो गई। लगभग रोज ही हमारी कहीं ना कहीं गोष्ठी जम जाती थी और बातों का लंबा सिलसिला चल पड़ता था। हमारे ही शहर की एक अंजू से मेरी दोस्ती हो गई। कभी मैं उसके यहाँ चली जाती तो कभी वह मेरे पास आ जाती। उस दिन वह मेरे यहाँ आई हुई थी। मैंने हमारे लिए चाय रखी थी कि अपूर्व कोचिंग से आ गया। उसे दूध देखकर मैं चाय बिस्किट लेकर अंजू के पास आ गई। मैं गलत समय तो नहीं आ गई हूँ ना? अंजू ने पूछा। उसका इशारा समझकर मैंने उसे आश्वस्त किया। अरे नहीं, कोचिंग से आकर तो वो 2 घंटे वैसे भी आराम करता है, पर फिर मैं ही उसे पढ़ने के लिए कहना शुरू कर देती हूँ। कहना शुरू कर देती हूँ से क्या मतलब? उसने आश्चर्य से पूछा। अरे 5-10 बार कहती हूँ ना, तब जाकर आलस मरोड़ते हुए उठता है। कितना समझाती हूँ, अभी 2 साल है, पढ़ ले, बना ले अपनी लाइफ। मैंने तो साफ शब्दों में कह दिया कि झोंक दे इन 2 सालों में अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में। भूल जा सब टीवी, मोबाइल, खेलना कूदना। अरे जब हम लोग उसके लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसे भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैंने उसके मारे यहाँ टीवी भी नहीं लगा रखा है। मैं देखूंगी तो वो भी देखेगा। मैं स्मार्टफोन रखूंगी, व्हाट्सएप फेसबुक पर व्यस्त रहूंगी तो उसका भी मन ललचाएगा। ये भी बेचारे अकेले रह रहे हैं, बाई के हाथ का कच्चा पक्का खा रहे हैं। ढेर सारा पैसा लग रहा है सो अलग। एक तो इतनी ट्यूशन फीस है, उस पर 2-2 घर चलाना। पर क्या करें, बच्चे के कैरियर के लिए तो सब करना ही पड़ता है। अपूर्व सुन रहा होगा, अंजू ने मुझे चेताया।
हाँ तो क्या हुआ, उसे भी तो ये सब समझना होगा कि उसके माँ बाप उसके भविष्य के लिए कितना कुछ सफ़र कर रहे हैं। तुम बताओ, तुम और विजय भाई साहब भी सफ़र कर रहे हो ना विपुल के कैरियर के लिए। मैंने गेंद उसके पाले में डालते हुए विजयी मुद्रा में उसकी ओर देखा। नहीं, हम तो ऐसा कदापि नहीं सोचते, बल्कि सच कहूँ तो ज़िंदगी के इस फेज़ को भी हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। एक तो मुझे यहाँ रीडिंग राइटिंग का भरपूर वक्त मिल रहा है, कभी कभी पेंटिंग भी कर लेती हूँ। मेरे उधर जो अलका रहती है ना, अरे तनुज की मम्मी, उसने ऑयल पेंटिंग का कोर्स कर रखा है, तो उसे भी साथ में लेकर पेंटिंग का सारा सामान ले आई थी। 2 कैनवास तो पोत भी डाले हैं। तुम आना देखने, जब हमारा नया घर बनकर तैयार होगा तब तक मैं उससे सजाने लायक ढेरों पेंटिंग्स तैयार कर चुकी होंगी। पुनीता से कुछ नई रेसिपीज भी सीख रही हूँ, अंजू ने उत्साह से बताया। पर मुझे सुनकर खुशी नहीं हुई। मैं उससे मेरी हाँ में हाँ मिलाने की उम्मीद रख रही थी। मतलब 2 साल में यहाँ से मल्टी टैलेंटेड होकर निकलोगी, मैंने व्यंग्य से कहा। अच्छा माना, तुम्हारा वक्त मज़े से गुजर रहा है, पर बेचारे विजय भाई साहब तो अकेले परेशान होते होंगे ना। मैंने दूसरा तीर छोड़ा। अरे नहीं, वे तो ऑफिस में आगे बढ़ कर बाहर की ट्रेनिंग सेमिनार वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अनुभव भी बढ़ रहा है और सहकर्मी भी आभार मान रहे हैं कि उनके रहते किसी को फिलहाल घर छोड़कर जाना नहीं पड़ रहा। अभी भी 1 महीने के फॉरेन टूर पर हैं। मज़े में ये सब बताते बताते अंजू एकाएक गंभीर हो गई। देख प्रिया, जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उनका सामना कैसे करें। यदि हम परेशान होते रहेंगे, कुढ़ते रहेंगे और जताएंगे बार बार, तो हमारे बच्चे अपराध बोझ से भर जाएंगे कि उन्हीं की वजह से उनके अभिभावकों को इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। एक तो बेचारे वैसे ही पढ़ाई का प्रेशर, पीयर प्रेशर, ऊपर से हमारा तनाव भी पाल लेंगे तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। लेकिन हमें उन्हें प्रेशर में कहाँ डाल रहे हैं, हम तो उनका प्रेशर हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ रहकर मनोबल बढ़ा रहे हैं, मैंने प्रतिवाद किया। कई बार अनजाने में ही सीढ़ी बनने का प्रयास करते करते हम बैसाखी बन जाते हैं। बच्चों को ये एहसास कराने लगते हैं कि वे हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते। उन्हें रिलैक्स रहने दो। उन्हें ऐसा नहीं लगे कि हम उनके पीछे अपनी ज़िंदगी होम कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि वे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। हम उन पर एहसान नहीं जताएं, बल्कि ऐसा लगे कि जो भी हम कर रहे हैं अपनी खुशी से, अपने आत्मसंतोष के लिए कर रहे हैं। और हकीकत भी यही है। बच्चे निसंदेह हमारी जिम्मेदारी है, पर हमारा आत्मसंतोष और हमारा गुरूर, हमारी खुशी भी तो उनसे ही है। बात मुझे समझ में आने लगी थी। देखो, यदि मैं यह कहूँ कि मैंने यहाँ आकर तुम्हारा तनाव कम कर दिया, तुम्हारा मनोबल बढ़ा दिया, तो सहमत होते हुए भी शायद तुम्हें मेरा एहसान जताना अखरे। पर अगर मैं कहूँ कि आज तुमसे बात करके मुझे बहुत हल्का और अच्छा महसूस हो रहा है, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी भी कोई अहमियत है और शायद तुम आगे बढ़कर मुझसे परामर्श करो, मेरी सलाह लेना पसंद करो। बच्चों की सीढ़ी बनकर मदद करेंगे तो वे आत्मनिर्भर बनेंगे, और यदि बैसाखी बनकर उनका सहारा देना चाहेंगे तो वे अपंग हो जाएंगे। अपंग भी ऐसा जो खुद से नाराज, जमाने भर से नाराज। अब मुझे चलना चाहिए। विपुल भी आ गया होगा। वैसे उसे मेरा इधर उधर जाकर समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। अंजू चली गई, पर मैं आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर हो गई थी। शायद वह ठीक ही कह रही थी, इसीलिए अपूर्व आजकल बात बात पर मुझ पर झल्लाने लगा था। उस दिन कैसे बोल रहा था कि मैं अलार्म लगाकर खुद सो जाऊंगा, खुद उठ जाऊंगा। आपको मेरे अनुसार सोने जागने की ज़रूरत नहीं है, और न ही बार बार खाने के लिए कहने की ज़रूरत है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। जब भूख लगेगी, इच्छा होगी, तब खुद ले लूँगा, खा लूँगा, यहाँ तक कि बना भी लूँगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आपको मेरे लिए यहाँ रहने की भी ज़रूरत नहीं है। कितने बच्चों की माएँ उनके साथ नहीं रह रही है, तो वे भी आराम से खा पड़ रहे हैं, बल्कि मुझसे ज़्यादा चैन से खा पड़ रहे हैं। आप तो हर वक्त मेरे सिर पर सवार रहती हैं। और मैं बेवकूफ़ उसके मन की स्थिति समझे बिना उस पर अपनी भड़ास निकालने लग गई थी। लो, इनके लिए मरो खपो और ऊपर से ये सब सुनने को मिल रहा है। उसी दिन से मैंने खुद को बदलने की ठान ली। सब कुछ सही था, बस थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत थी। बैसाखी से सीढ़ी में रूपांतरित होते हुए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आने लगे। अपूर्व ने बहुत ही अच्छे अंकों से IIT में प्रवेश पा लिया था। आपके बेटे को क्या हुआ है? मनन की मां ने सवाल दोहराया तो मैं वर्तमान में लौटी। कौन? अपूर्व? ये IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग कर रहा है। परीक्षाएं समाप्त हुई थी। इसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया।
घुटने की सर्जरी हुई है। फिजियोथेरेपी के लिए हम हमारे पास इसको ले आए। वैसे भी अभी 2-3 महीने की छुट्टियां चल रही है तो पढ़ाई का कोई खास हर्ज नहीं होगा। हाँ, पर आप लोगों का तो पूरा दिन इसकी तीमारदारी में ही निकल जाता होगा। रोज ही आपको और इसके पापा को यहाँ घूमते देखती हूँ। अपूर्व और मनन सहित कई जोड़ी आंखें मेरी ओर टिक गई, पर मैं रिलैक्स थी। हमारा तो बहुत अच्छा वक्त निकल रहा है। वैसे तो चोट और दर्द सब अपनी जगह खराब ही है, पर इस बहाने बेटे के साथ अच्छा वक्त गुजर रहा है। वरना तो यह छुट्टियों में घर आकर भी दोस्तों के साथ ही घूमता रहता था। अब हमारे साथ खाता है, बतियाता है तो हमें अच्छा लगता है। यहाँ भी 2 घंटे मज़े से निकल जाते हैं। यह हेडफोन लगाकर एक्सरसाइज करता है और मैं अपने अखबार पत्रिकाएं सब यहीं ले आती हूँ। पता ही नहीं चलता समय कब निकल जाता है। इसके पापा यहाँ आते ही सामने वाले पार्क में घूमने चले जाते हैं। शुगर बढ़ जाने के कारण डॉक्टर ने उन्हें वॉकिंग बता रखी है, पर घर रहते तो हो नहीं पा रही थी। कभी कोई मिलने आ रहा था तो कभी ये काम और कभी वो काम। अपूर्व तो कल ही अपने पापा से लड़ रहा था कि ऐसे नहीं कि मैं कल लौट जाऊं तो आप वॉकिंग बंद कर दें, बल्कि माँ को साथ में लेकर जाना शुरू कर दें। मैंने गौर किया कि हेडफोन हटाए अपूर्व मेरी बातें सुन रहा था। न केवल सुन रहा था बल्कि मन मन मुस्कुरा भी रहा था। उसके पाँव तेजी से एक्सरसाइज करने लगे थे। भगवान इसे जल्दी से अच्छा कर दो, मैंने मन ही मन प्रार्थना की। सीढ़ी बनने के आत्मसंतोष से मेरा चेहरा उद्दीप्त हो उठा था। कैसी लगी आपको ये रचना मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम किसी नई रचना के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।